और जैसे जैसे हम CWL में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ओपोनेंट्स भी अच्छे मिलने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ लेआउट को दोबारा देखने के बाद मेरे अंदर आ रहे हैं बहुत खुराफाती ख्याल और मैं अटैकिंग साइड को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने यूज किया है 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमें बहुत ही दिक्कत में डालेंगे। हमारे पास बचे हुए सिर्फ 20 सेकेंड्स, तो देखना ये है कि इतनी देर में हमारे ट्रूप संभाल पाएंगे इस अटैक को। यहाँ मुझे कुछ हिट आ रहा है कि हम आसानी से रिवेंज टावर के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसे जैसे हम CWL में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें ओपोनेंट्स भी अच्छे मिलने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है इस बार का टॉप क्लैन, जो कि हमारे क्लैन को दिक्कत देने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत से अटैक्स ओपोनेंट्स ने कर जरूर दिए हैं, लेकिन कुछ में लेकर आए हैं 1 ही स्टार और कुछ में 2 स्टार्स। लेकिन हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि ओपोनेंट के पास है 9 नंबर तक TH18, जो कि हमारे बेसिस को मुश्किलें देने वाले हैं और हमारे क्लैन मेंबर्स को भी मुश्किलें हो रही है पूरे 3 स्टार लेने में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहां हम चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर, जो कि है हमारे सामने TH16 बेस। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैक्स हो चुका है, सिर्फ वॉल्स ही बाकी है ओपोनेंट के पास। यहाँ डिफेंस थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकता है हमारे अटैक के बीच में, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि यहाँ अटैक को कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ और टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में पड़े हुए हैं और आसपास के डिफेंसेस हमें डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगे ड्यूरिंग द RC वॉक। और अगर दूसरी ओर गौर फरमाया जाए तो हम चलते हैं अपनी ईगल आर्टिलरी की ओर, जो कि पड़ी है एक ही कॉर्नर में, जो कि हमारी RC वॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन टारगेट होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा डिफेंस क्लियर होने के बाद भी हम आसानी के साथ पहुंच जाएंगे ईगल आर्टिलरी के ऊपर। और देखने वाली बात यह रहेगी कि और कितना डिफेंस मैनिश होने वाला है हमारी RC चार्ज के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा डिफेंस हमारा रॉयल चैप लेकर जाएगा उतना ही हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं सैबियो गेमिंग वाली आईडी से करता हूं अपने सुपर येतीज का इस्तेमाल, तो सुपर येतीज आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल लेंगे, बस कोई डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए। चलो चलते हैं अपनी आर्मी की ओर और आप देख सकते हैं कि सुपर येतीज का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। और साथ ही साथ मैं यूज करने वाला अपने लॉग लॉन्चर को भी, लेकिन यहाँ रिस्क ना लेते हुए मैं यूज करूंगा अपने हीरोज पोशन का, क्योंकि सामने ओपोनेंट का डिफेंस बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है, तो रिस्क 50-50 रहेगा यहाँ पर। तो बिना किसी रिस्क के इस अटैक को कवर अप करने के लिए मैं थोड़े बहुत चेंजेस लाऊंगा अपनी आर्मी में, यूज करूंगा अपने डिगी का और हटाएंगे अपने फ्रोस्टी को और चलते हैं अपनी अटैकिंग स्ट्रेटजी की ओर। और मुझे लगता है कि कोई और चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर। हमारे हीरोज पोशन यूज करने के बाद हमारे हीरोज और पैट्स दोनों ही मैक्स लेवल के आ जाएंगे, जो कि ओपोनेंट के लिए बहुत ही बुरी बात होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं अपने मैक्स आर्मी को। वैसे यहां जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन हमने रिस्क को क्यों लेना है और लेकर आ रहे हैं आसानी से 3 स्टार। और यहाँ लेआउट को दोबारा देखने के बाद मेरे अंदर आ रहे हैं बहुत खुराफाती ख्याल और मैं अटैकिंग साइड को थोड़ा चेंज करने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहेगा। और आप देख सकते हैं कि मैं अटैक को कहां से शुरू करने वाला हूं, फ्रॉम द मोनोलिथ साइड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां जो डिफेंस है वो हमें मोनोलिथ तक ले जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रॉयल चैप वॉक को कहां से शुरू किया है, तो रॉयल चैप आसानी से मुझे लगता है मोनोलिथ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आसपास इस लेवल का डिफेंस नहीं पड़ा हुआ जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे रॉयल चैप को। तो मुझे लगता है इस डिफेंस से क्लियर होने के बाद आसानी से हमारा रॉयल चैप पहुंच चुका है मोनोलिथ के ऊपर। हाँ जी हाँ दोस्तों, मोनोलिथ यहाँ क्लियर हो चुका है लगभग और आसानी से और भी डिफेंस को लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैप, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने % ऑफ डैमेज लेकर जाने वाला है हमारा रॉयल चैप यहाँ पर, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा डैमेज करेगा रॉयल चैप उतना ही हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए आसानी होने वाली है। और यहाँ रॉयल चैप के डिस्ट्रैक्शन लेवल को आप देख सकते हैं और हल्के में मत लेना। और यहाँ करते हैं रॉयल चैप को गायब और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि है हमारी सुपर येतीज वाली। लेकिन उसे यूज करने से पहले फनलिंग को बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फनलिंग के बिना ये अटैक बिल्कुल ही खराब होने वाला है दोस्तों। अगर आपने फनल नहीं बनाया तो हमारे सुपर येतीज बाहर ही रह जाएंगे, और अगर बाहर रह गए तो बाकी के डिफेंसेस को कौन उड़ाएगा वो आप जान ही सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से मैंने अपनी किंग एंट्री को यूज कर लिया है और कोशिश ये रहेगी कि रॉयल चैप को कहां से यूज किया जाए, क्योंकि आसपास के डिफेंस को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा। और रॉयल चैप को जितनी जल्दी रिलीज कर दे उतना ही बेहतरीन होने वाला है ये अटैक, क्योंकि जितनी जल्दी आप डिफेंस को उड़ाएंगे
उतना ही मैंने आने वाले ट्रूप्स को बहुत ही आसानी होने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रूप्स ने 48 या 50% डैमेज तो ले ही लिया है। कुछ खास डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे सुपर यतीस को तंग करे। और यहाँ साथ ही के साथ मैंने यूज किया अपनी वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि हमारे सामने आ चुका था सिंगल इन्फर्नो। तो बिना रिस्क लेते हुए हमने इस अटैक को कंटिन्यू रखा हुआ है और हमारा रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है लगभग। और इस अटैक में एक अच्छी बात यह भी हुई है कि हमारे किंग क्वीन ने हमारे सुपर यतीस को ज्वाइन कर लिया है, तो इसके कारण हमारी क्वीन तो पूरी हील अप होने वाली है यहाँ पर। लेकिन यहाँ करना है मौके का इंतजार, क्योंकि मुझे करना है अपने रॉयल चैंप को रिवाइव, क्योंकि रिवाइव होगा हमारा रॉयल चैंप और आसानी से आसपास के डिफेंसेस को उड़ा देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि रॉयल चैंप दोबारा एक्टिव हो चुका है और डिफेंसेस को भी उड़ाना शुरू कर भी दिया है। और मेन बात ये भी रहती है कि हमारे रॉयल चैंप के लिए वॉल्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आसानी से इस टाइम स्लॉट में उड़ा देगा सारी की सारी बिल्डिंग्स को भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सुपर यतीस बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। पड़े हैं तो हमारा वार्डन और साथ ही साथ रॉयल चैंप भी। तो हम यूज करते हैं अपने आर्चर्स का भी, ताकि आसपास की बिल्डिंग्स आसानी से क्लियर हो जाए। और आप टाइम स्लॉट को देख सकते हैं कि हमारे पास पड़े हुए 20 सेकेंड्स, तो इन सेकेंड्स में हमारी बिल्डिंग्स आसानी से क्लियर होने वाली है यहाँ पर। लेकिन ये क्या दोस्तों, हमारे लिए एक और ट्विस्ट बाकी है, जो कि है ओपोनेंट का वार्डन, जो कि हमारे ट्रूप्स को डैमेज करेगा जरूर। देखना ये है कि हम इस टाइम स्लॉट में वार्डन के साथ साथ बिल्डिंग्स को उड़ा पाएंगे। और इलेक्ट्रो बूट्स का ऑरा मेरे को एक करता हुआ दिख रहा है कि आसानी से ले जाएगा सारी की सारी बिल्डिंग्स को। और यहाँ आसानी से हमने फिर से ले लिया है 3 स्टार्स। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई जरूर, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर होने के कारण आसानी से ले लिए हमने यहाँ पर 3 स्टार्स और शुरुआत कर दी अपनी पहली जीत से। चलो चलते हैं दोस्तों अपने जादू वाले बेस की ओर। और आप देख सकते हैं कि मैं कौन सा अटैक करने वाला हूं और कैसी स्ट्रेटेजी लेने वाली है यहाँ पर। तो पहले एक्टिव करता हूं मैं अपने हीरोज पोर्शन को, क्योंकि मुझे लेकर जाने अपने मैक्स हीरोज, क्योंकि ओपोनेंट आने वाला है बहुत ही खास, जो कि होने वाला है TH18। तो दिक्कत तो हमें होगी जरूर, लेकिन ओपोनेंट्स को भी दिक्कत दिए बिना हम जाएंगे नहीं यहां से। यहां आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि ओपोनेंट ने यूज किया है 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमें बहुत ही दिक्कत में डालेंगे। लेकिन जहां तक मैंने बीटी और गोलैब्स को यूज किया है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि बीटी और गोलैब्स को इनविजिबिलिटी स्पेल टावर से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि वो आसपास की बिल्डिंग को कवर करने में लग जाते हैं। तो यहाँ हमारा पहला टारगेट होने वाला है हमारा रिवेंज टावर, जो कि मैं क्लियर करूंगा अपने रॉयल चैंप वॉक से। और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर जाओ आसपास के बहुत सारे डिफेंसेस को, क्योंकि ये स्लॉट आप देख सकते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होने वाला है और हमारे ट्रूप्स अकेले तो संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ रॉयल चैंप वॉक लगेगी जरूर। या थोड़ी बहुत कमी खलेगी हमारे भाले वाली एबिलिटी से भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस बहुत ही बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। तो यहाँ भाले वाली एबिलिटी थोड़ा काम कर जाती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। तो अटैक की करते हैं शुरुआत। जहां तक मेरा ख्याल है कि हमारा मोनोलिथ भी साथ ही साथ डाउन हो जाएगा, जैसे कि डाउन होगा हमारा रिवेंज टावर भी। और सोच तो मैं यही रहा हूं कि मीटियोर गोलैब्स को भी यूज करें फ्रॉम द 9 o'clock, लेकिन यहां आरबी को देखकर थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, क्योंकि मैंने यूज करी अपने हीरोज पोर्शन का, तो अपने पैट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। यूज करूंगा अपने डीगी का और हटाएंगे अपने फ्रोस्टी को। कोशिश हमारी अगली CWL तक यही रहने वाली कि डीगी को अपग्रेड कर ले, क्योंकि हमारे वार्डन को डीगी बहुत ही पसंद है। चलो चलते हैं दोस्तों, फिर से स्काउट कर लेते हैं एक बार ओपोनेंट के बेस को, क्योंकि अगर कोई भी गलती यहां नजर आई तो आसानी से कवर अप हो जाएगी। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। कोशिश तो हमारी यहाँ 3 स्टार वाली रहने वाली है, लेकिन देखना यह है कि ओपोनेंट का डिफेंस कितना टक्कर देने वाला है यहाँ पर। चलो आप शुरू करते हैं फ्रॉम द RC वॉक, और साथ ही साथ मैंने यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का भी। देखना यह है कि हमारा जो इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है वो कितनी बिल्डिंग्स को गायब करने वाला है, और गायब करने के बाद हमारा जो रॉयल चैंप है वो कहां जाने वाला है, ये बहुत ही मायने रखेगा इस अटैक में। लेकिन यहाँ रिवेंज टावर तो हमारे कब्जे में आ चुका है। देखना यह है कि हमारा मोनोलिथ आएगा कब्जे में या नहीं, क्योंकि मोनोलिथ को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा यहाँ पर। और अगर मोनोलिथ के साथ साथ और भी बिल्डिंग्स क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो यहाँ आसानी से और भी बिल्डिंग्स क्लियर हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि कितनी और सही। यहाँ 15% डैमेज तो क्लियर हो चुका है। देखना यह है कि और कितने परसेंट लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैंप, लेकिन करना होगा हमें रॉयल चैंप को यहाँ पर गायब, और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरुआत, जो कि होने वाली हमारी बीटी और गोलैब्स की। लेकिन पहले यहाँ पे यूज करूंगा अपने हीरोज का, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या साइड को यूज किया है। और यहाँ पर मुझे अपनी किंग की एबिलिटी को जल्दी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किंग को यहाँ का डिफेंस उड़ाना ही होगा।
स्पाइकी बॉल की पावर का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी आसानी से आसपास की बिल्डिंग को क्लियर करते जाएगी। तो दूसरी ओर से आप देख सकते हैं कि 9 o'clock से मेरे ट्रूप्स क्या धमाल बचा रहे हैं और ओपोनेंट्स को दिक्कत होने वाली है यहाँ पर, और साथ ही के साथ टाउन हॉल भी गायब हो जाएगा। तो 2 स्टार तो यहाँ पक्के हो ही जाएंगे। देखना ये रहेगा कि आते हैं 3 स्टार या भी नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीसी में से आ चुके हैं सुपर मिनियंस, जो कि हमारे हीरोज को लगातार डाउन करते जा रहे हैं और इसके कारण हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ी भी होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस लॉट के 2 डिफेंसेस तो बच ही गए हैं, जिसमें से आता है एक सिंगल इन्फर्नो, जो कि दिक्कत बाद में बहुत ज्यादा देने वाला है। और ओपोनेंट के सुपर मिनियंस तो अभी क्लियर हुए भी नहीं, तो हमारे ट्रूप्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पर। और हमारा रॉयल चैंप भी डाउन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्योनिक्स थोड़ी बहुत लाइफ स्पैन देगा जरूर, लेकिन ज्यादा डिफेंस को नहीं क्लियर कर पाएगा हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि सामने है सुपर मिनियंस। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि हमारे जो ट्रूप्स है वो कितने डैमेज करने वाले हैं ओपोनेंट के बेस पे, तभी मैं एक्टिव कर पाऊंगा अपने रॉयल चैंप को भी, क्योंकि डिफेंस को उड़ाना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। और रॉयल चैंप को मौका देखते ही एक्टिव करना भी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रूप्स आगे आ चुके हैं, तो शायद से ये सही समय होगा हमारे एक्टिव करने का। और अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारे बीटी और गुलाम्स फैल चुके हैं बिल्कुल ही, और आसानी से आसपास की बिल्डिंग को भी उड़ाते जा रहे हैं। जिस तरह का अटैक जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये आसानी से 3 स्टार हो भी जाए, क्योंकि ट्रूप्स बहुत सारे नजर आ जरूर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर संकट हमारे सामने ये आ चुका है कि हमारे पास बचे हुए सिर्फ 20 सेकेंड्स। तो देखना ये है कि इतनी देर में हमारे ट्रूप संभाल पाएंगे इस अटैक को, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बची हुई हैं और 2 स्टोरेजेस भी हैं। हमारा रॉयल चैंप पहुंच तो चुका है, लेकिन हमारा सिंगल इन्फर्नो दिक्कत देगा यहाँ पर। और यहाँ मुझे लगता है अटैक को तो हम जीत गए हैं, लेकिन हम यहाँ टाइम से हार चुके हैं दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम हार चुके हैं इस अटैक को और आए हैं सिर्फ 2 स्टार विद 98%। जैसे मुझे लगा नहीं था कि कितने आसानी से इतने ज्यादा ट्रूप्स बचने वाले हैं। यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हमारे टाइम के साथ हुई जरूर, लेकिन बहुत ही औसम अटैक हुआ। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने रेओन वाले बेस की ओर, जिसके साथ मैं कंटिन्यू करने वाला हूं अपना तीसरा अटैक। और हमारे सामने फिर से आने वाला है TH-18 मैक्स आउट बेस, जो कि हमें दिक्कत में डालेगा जरूर। लेकिन आप देख सकते हैं मैं करने जा रहा हूं अपने सुपर येतीज वाले अटैक, तो शायद से हमारे ओपोनेंट को भी दिक्कत होने वाली है। चलो चलते हैं, पहले देख लेते हैं अपने ओपोनेंट को। और यहां आप देख सकते हैं कि TH-18 मैक्स आउट बेस हमारे सामने खड़ा हो चुका है। और लेआउट को देखकर ऐसा अंदाजा लग रहा है कि अटैकिंग स्ट्रेटेजी हमारी थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक ही कोने में पड़ा हुआ है और दूसरे कोने में पड़ा हुआ हमारा मोनोलिथ भी। तो मुझे लगता है कि हमें अटैक को शुरू करना चाहिए फ्रॉम द मोनोलिथ साइड, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप के लिए आसानी हो जाएगी मोनोलिथ के ऊपर पहुंचना। और साथ ही साथ टारगेट करेगा हमारे रिवेंज टावर को भी। कोशिश तो हमारे रिवेंज टावर की ओर रहेगी, लेकिन आसपास बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे रॉयल चैंप को। लेकिन ये सब तो अटैक कंटिन्यू करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ हीरोज पोर्शन को एक्टिव करना नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि हमारे सामने आए एक लेवल ऊपर टाउन हॉल, तो रिस्क क्यों ले रहा है दोस्तों। यहाँ करनी होगी थोड़ी बहुत पैक में भी चेंजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं फ्रोस्टी की जगह लेकर जाऊंगा अपने डिगी को, और बाकी और चेंजेस करना मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग में कैसी चेंजेस ला रहा हूं और लेकर जा रहा हूं अपने इलेक्ट्रो टाइटन को विद द विचेस, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्योंकि ओपोनेंट के सीसी में पड़े हुए हैं फ्लाइंग ट्रूप्स, जो कि हमें करेंगे बहुत ही दिक्कत। तो उस दिक्कत से बचने के लिए यूज किया मैंने इलेक्ट्रो टाइटन का विद द विच। यहाँ ओपोनेंट के बेस को थोड़ा निहार लेते हैं और देख लेते हैं कि कुछ चूक ना हो जाए। लेकिन इस बेस को देखकर मुझे कोई और स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लग रही है। और जहां तक आपने अंदाजा लगाया होगा हमारी सुपर येती वाली स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम सुपर येतीज को कहां से रिलीज करने वाले हैं। करेंगे उन्हें रिलीज 6 o'clock से। तो अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत ही धांसू होने वाली है, तो बने रहेगा इस वीडियो में। और आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं क्या क्या लेकर जा रहा हूं और क्या कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। देखते हैं कि रॉयल चैंप की कवरेज क्या रहने वाली है अटैकिंग स्ट्रेटजी में, क्योंकि जितनी ज्यादा कवरेज हमारा रॉयल चैंप करेगा और उतना ही ज्यादा हमें फायदा होने वाला है। यहाँ रॉयल चैंप को मैंने रिलीज कर दिया है, यूज करेंगे साथ ही के साथ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि सामने पड़ा है मोनोलिथ, तो वो दिक्कत देगा हमें बहुत ज्यादा। अगर आपने गौर फरमाया हो कि चारों के चारों हीरोज वहां पड़े हुए हैं जो कि हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो लगातार इनविजिबिलिटी स्पेल को यहाँ यूज करते रहना है हमें। और साथ ही बाहर आने लगे हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी, जो कि लगातार डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमारे रॉयल चैंप को। तो यहाँ मुझे कुछ हिंट आ रहा है कि हम आसानी से रिवेंज टावर के ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से यहाँ रिवेंज टावर क्लियर होने वाला है दोस्तों। बस कोई डिस्ट्रैक्शन हो ना, क्योंकि अभी 2 इनविजिबिलिटी स्पेल पड़े हुए हैं
तो आसानी से आसपास का डिफेंस भी क्लियर होगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि आइस कोलैम ने हमारा एक इनविजिबिलिटी स्पेल बिल्कुल ही खराब कर दिया। तो करते हैं रॉयल चैप को गायब और यहाँ हमारे 2 मेन टारगेट क्लियर हो चुके हैं। चलो शुरू करते हैं अपने येती से। पहले क्रिएट करेंगे अपने फनल को और साथ ही के साथ यूज करेंगे अपने सुपर येतीस को, और लॉन्ग लॉन्चर को यूज करना मत भूलना। जैसे सारी आर्मी रिलीज हो जाएगी यूज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन को फ्रॉम द राइट साइड। हाँ जी हाँ दोस्तों, राइट साइड से अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज करना मत भूलना, क्योंकि वहां की बिल्डिंग्स को वही संभालेंगे और लेकर आएंगे 3 स्टार्स। 9 o'clock से मैं रिलीज करने जाऊंगा अपने रॉयल चैप को, क्योंकि वहां के डिफेंस को उड़ाना बहुत जरूरी रहेगा, जो कि डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे सुपर येतीस को भी। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और स्ट्रेटजी के मुताबिक चलता हुआ दिख रहा है मुझे अटैक, और आसानी से हम ले भी आएंगे 3 स्टार्स। आप देख सकते हैं कि आगे आने वाला डिफेंस तो क्लियर हो चुका है, और जो टाउन हॉल का गार्डियन है वो आप देख सकते हैं कि सुपर येतीस के साथ भिड़ रहा है बिल्कुल ही आसानी से। लेकिन आसानी से ही क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि हमारा लॉन्ग लॉन्चर भी साथ के साथ डैमेज कर रहा है। यहाँ हमारा रॉयल चैप डाउन हो चुका है, तो मौका ये है हमारे पास कि रिवाइव स्पेल को कब यूज करना है। जैसे ही हमारे सुपर येतीस थोड़ा नजदीक आएंगे वैसे ही मैं यूज करूंगा अपने रिवाइव स्पेल को और जिंदा करेंगे अपने रॉयल चैप को, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस के मामले में ओपोनेंट के पास कुछ खास पड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज और भी है ओपोनेंट के पास, जो कि है मीडियन प्रिंस, जो कि लगातार डैमेज करता जा रहा है। तो उसे रोकना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो यूज कर दिया मैंने अपने रिवाइव स्पेल का, और उसने भी डैमेज करना शुरू कर जरूर दिया है, लेकिन ज्यादा देर टिकने नहीं वाला है, क्योंकि आसपास डिफेंस कुछ खास पड़ा हुआ है जो कि डैमेज करेगा जरूर। लेकिन यहाँ हमारी क्वीन बची हुई है, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा देगी। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि अभी मेरे पास पड़े हुए 25 सेकंड्स, और इस टाइम स्लॉट में आसानी से मेरे ट्रूप संभाल लेंगे बची हुई बिल्डिंग्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस में कुछ बचा नहीं है, बची है सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स। तो यहाँ हमने ले लिया है फिर से 3 स्टार्स और उड़ाया है एक लेवल ऊपर का टाउन हॉल, और वो भी बड़ी आसानी से। और आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं, थोड़े कम बचे जरूर हैं, लेकिन उनकी सुपीरियरिटी बहुत ही बेहतरीन रही है इस अटैक में। लेकिन इतने बढ़िया अटैक कर कैसे रहे हैं हम, वो है सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा, और मैं आपको ले चल रहा हूं अपनी अगले प्रैक्टिस मोड की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अटैक स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करने वाला हूं। यहाँ पर यूज करेंगे यहाँ पर अपने रूट राइडर्स को, और कॉम्बिनेशन को जरूर कॉपी करना दोस्तों, और देखना ये वाली बात रहती है कि हम यूज कैसे कर रहे हैं उस कॉम्बिनेशन को। और यहाँ आ चुका है हमारे सामने आज का पहला ओपोनेंट, जो कि मैं करने वाला हूं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। तो यहाँ क्रिएट होने वाली है वॉर, वो भी TH16 वर्सेस TH16 की। तो आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का बेस क्या वे दिखा रहा है हमें। तो हम क्लियर करने जा रहे हैं अपने टाउन हॉल को, लेकिन यहाँ आप थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन को देख सकते हैं, क्योंकि टाउन हॉल के नजदीक पड़ा हुआ है एक स्पेल टावर, जो कि है इनविजिबिलिटी के साथ। तो इस चक्कर में हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल भी थोड़े खराब होने जरूर वाले हैं, लेकिन देखना यह है कि डिफेंस क्लियर होता भी है या नहीं, क्योंकि आखिर में बात यही आती है कि कितना डिफेंस हमने क्लियर किया, जो कि आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही आसानी लेकर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेल टावर का इफेक्ट खत्म हो चुका है, और रॉयल चैप भी घुस गया है बिल्कुल टाउन हॉल के नजदीक, और यहाँ आसानी से टाउन हॉल तो ले जाएगा जरूर, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए अभी 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, क्योंकि तीसरा हमने अभी रिलीज कर दिया है, और अब बचा है मेरे पास सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो टाउन हॉल तो क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि हमारे पास है 45 का रॉयल चैप, जो कि आसानी से इस लेवल के हिट पॉइंट्स को संभाल लेगा। और किया है हमने रॉयल चैप को गायब, और साथ ही साथ यूज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन का, जो कि संभालेंगी बिल्डिंग्स को एक ही तरफ से, और दूसरी ओर से रिलीज करूंगा अपने रूट राइडर्स को और बाकी बची हुई आर्मी को भी, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा। क्योंकि रूट राइडर्स जाएंगे सीधा डिफेंस की ओर, और बाकी के ट्रूप संभालेंगे बची हुई बिल्डिंग्स को। और देखने वाली बात यहाँ ये भी रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे ट्रूप्स के साथ नहीं जा रहा है लॉन्ग लॉन्चर, तो कोर में ट्रूप्स जाएंगे भी या नहीं ये बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। क्योंकि मैं यूज करूंगा अपने सेज बैरक को, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे। साथ ही साथ मैंने 9 o'clock से रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैप को विद द भाले वाली एबिलिटी, और आप देख सकते हैं कि बचा हुआ जितना भी डिफेंस था उस साइड पर वो हमारा रॉयल चैप आसानी से संभाल लेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत होगी हमारी ईगल आर्टिलरी के पास, क्योंकि वहां पड़ा हुआ है दूसरा स्पेल टावर, जो कि दिक्कत में हमारे ट्रूप्स को डालेगा जरूर और लाएगा डिस्ट्रैक्शन भी। लेकिन आसपास के हमारे हीरोज भी बिल्डिंग्स क्लियर करते जा रहे हैं, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो होगी नहीं। लेकिन देखना ये रहेगा कि हम लेकर आ सकते हैं इस पे 3 स्टार या नहीं। कि सामने हुआ था TH16 मैक्स आउट बेस, और अभी मेरी वल्करीज मैक्स नहीं हुई है, तो इस बात का थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज होगा जरूर यहाँ पर।
लेकिन अभी मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइज स्पेल, तो उसे यूज करना मैं नहीं भूलूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी भी। और यहाँ मेरे सारे के सारे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं डिफेंस के बिल्कुल ही नजदीक, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल लेंगे। और यहाँ बच जाएगा हमारा रिवाइव स्पेल भी, क्योंकि साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने किंग की एबिलिटी को, जिसमें से निकली स्पाइकी बॉल और सारी की सारी बिल्डिंग्स हो गई क्लियर साथ ही के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूट राइडर स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जो कि मैं अपने नॉर्मल अटैकिंग में यूज करता जरूर हूं, लेकिन मुझे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि कई मामलों में हमारे रूट राइडर्स पीछे रह जाते हैं और सुपर येतीज उस मामलों में पीछे नहीं रहते कभी भी। तो यहाँ हम चलते हैं अपने क्लैन कैसल की ओर और भर लेते हैं अपने क्लैन कैसल को भी, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स के बिना अटैकिंग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ रिस्क बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे और लेकर जाएंगे अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और यहाँ हम चलते हैं अपने पेट हाउस की ओर और देखते हैं क्या अपग्रेड रिपेयर लगाना है। यहाँ कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि हम अपग्रेड करें पहले अपने स्पिरिट फोक्स को, क्योंकि स्पिरिट फोक्स ही हमारे की मदद करती है और सर्वाइवल देती है बहुत ही ज्यादा, जिसका हमें होता है बहुत ही फायदा ड्यूरिंग द वॉर। नॉर्मल वॉर्स में तो हम आसानी से बाकी पेट से काम चला लेंगे, लेकिन मेन आती है हमारी CWL, जिसमें लेकर आने होते हैं बहुत सारे स्टार्स। तो वहां हमें जरूरत पड़ने वाली है अपने पेट्स की। यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स हमें मिल चुके हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर। और आप देख सकते हैं कि फिर से हमारे सामने आया TH16 मैक्स आउट बेस। थोड़ा इनफॉर्मल बेस जरूर है, लेकिन कॉम्पिटेटिव बिल्कुल भी ज्यादा है जरूर। यहाँ हमारा फिर से टारगेट रहने वाला हमारा मोनोलिथ। चाहता तो मैं ईगल आर्टिलरी को भी क्लियर कर सकता था, लेकिन हमारे ट्रूप्स मोनोलिथ के आड़े में आ गए तो बहुत ही खतरनाक काम हो सकता है। तो पहले क्लियर करेंगे अपने मोनोलिथ को। तो शुरू करते हैं अपने रॉयल चैप वॉक का फ्रॉम द 6 o'clock। और आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ ने अपना डैमेज करना शुरू कर भी दिया था, लेकिन हमने यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को साथ ही के साथ। तो ज्यादा हमारे ट्रूप्स को दिक्कत होने नहीं वाली, लेकिन दिक्कत होगी हमारे ओपोनेंट को। और देखने वाली बात यह भी रहने वाली है दोस्तों कि हमारा रॉयल चैप कितने % ऑफ डैमेज लेकर आने वाला है इस वॉक से, क्योंकि उसके बाद चलने वाली हमारी भाले वाली एबिलिटी। तो रॉयल चैप बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है और हमारे डिफेंसेस पर बस उसे यूज करना आना चाहिए दोस्तों। यहां आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़े हुए अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से बहुत ज्यादा डिफेंस क्लियर होने वाला है। और शायद से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 19% डिफेंस तो हो ही जाएगा क्लियर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार हमारा रॉयल चैप अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ भी चुकी है हमारे मिनियन प्रिंस से, और यहाँ 18% डैमेज क्लियर हो चुका है। तो यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन की। तो यूज किया है मैंने फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और दूसरी ओर से यूज करूंगा अपनी बची हुई आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी रूट राइडर्स की। और साथ ही साथ यूज करूंगा अपने ट्रूप्स का, जिससे कि हमारे बचे हुए ट्रूप्स ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो और जाए सीधा बेस के अंदर। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने लॉग लॉन्चर का भी, जो कि वे दिखाएगा सीधा टाउन हॉल के ऊपर की। तो हमारे क्वीन को डैमेज का सामना करना पड़ रहा है, तो यूज किया मैंने उसकी एबिलिटी का। तो 3 क्वीन तो आप देख ही सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यूज करूंगा अपने वल्करीज का भी, कि वल्करीज को लेकर जाना मुझे बेस के अंदर, और कोर के अंदर जाएगी जितनी वल्करीज उतना ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और आप रॉयल चैप को देख सकते हैं कि भाले वाली एबिलिटी ने कितना ज्यादा फायदा कर दिया है हमारा, और साथ ही साथ उड़ा दिया बहुत सारा डिफेंस भी, और साथ ही साथ उड़ाएगा हमारे टाउन हॉल को भी, और ले गए हैं हमारे मिनियन प्रिंस को साथ ही के साथ। और यहाँ टाउन हॉल तो आसानी से उड़ चुका है, और साथ ही साथ मुझे लगता है रॉयल चैप भी उड़ने वाला है दोस्तों। लेकिन फियोनिक्स थोड़ा लाइफ स्पैन देगा जरूर, लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि बहुत सारे ट्रूप्स अभी बचे हुए हैं, तो रिवाइव स्पेल का करेंगे यूज, जिसके डिस्ट्रैक्शन में जाएगा हमारा रॉयल चैप, और आसानी से उड़ाएगा इस लेवल के डिफेंस को भी। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है, बची है तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स, जो कि आसानी से हमारे ट्रूप संभाल लेंगे। और यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की डिस्ट्रक्शन दे चुके हैं हमारी आर्मी, और वो भी TH16 मैक्स आउट बेस पे। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी होने वाली है हमारी आने वाली अटैकिंग के लिए। थोड़ा बहुत रिस्क इस कारण रहता है क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस में नहीं ला रहे हैं और वॉर्स में ज्यादा अटैक भी नहीं करते हैं इस अटैक से, तो इस चीज पे हमें गौर फरमाना पड़ेगा। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट क्या होने वाला है। यहां फिर से हमारे सामने आया TH16 बेस, लेकिन डिफेंस कुछ लो लग जरूर रहा है और थोड़ा इनफॉर्मल बेस भी है, तो यहां हमें बिल्कुल ही आसानी होने वाली है ओपोनेंट के बेस को उड़ाने में। यहाँ रॉयल चैप वॉक को शुरू कर दिया है और फिर से हमारा टारगेट होने वाला है हमारा मोनोलिथ, और देखना ये रहेगा कि और कितने डिफेंस को लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैप, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि उसके बाद पड़ा हमारे ईगल आर्टिलरी भी, जो कि आसानी से हम कवर कर जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास का डिफेंस कवर करेगा और हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा तो शायद से हमारी ईगल आर्टिलरी यहाँ क्लियर ना हो पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी के नजदीक क्या पड़ा हुआ है,
पड़ा हुआ एक इनविजिबिलिटी स्पेल टावर जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा जरूर, लेकिन देखना ये है कि वो डिस्ट्रैक्शन लेवल कितनी होने वाली है, क्योंकि डिफेंस आसपास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट तो हमारा रॉयल चैंप होगा नहीं, लेकिन वापसी कितनी देर में करेगा वो देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर। और यहाँ हमारे रॉयल चैंप वो बहुत सक्सेसफुल जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ले ली है 22%, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात है, जो कि हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ यूज किया मैंने अपनी किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और दूसरी ओर से रिलीज कर रहा हूं मैं अपने रूट राइडर्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कुछ फैलाना पड़ेगा हमें वल्करीज को भी, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स हमारे ट्रूप्स को करेंगे डिस्ट्रैक्ट, तो उससे बचने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो यहाँ करनी पड़ेगी और थोड़े बहुत ट्रूप्स को वेस्ट करना भी पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने यूज किया लॉन्ग लॉन्चर का, जो कि दिखाएगा हमारे ट्रूप्स को वे सीधा टाउन हॉल के ऊपर की। और दूसरी ओर हमारा किंग भी एंटर हो चुका है बिल्कुल कोर के अंदर, और यहाँ टाउन हॉल के रेंज के आते ही हमने यूज करनी है अपनी वार्डन की एबिलिटी। और वार्डन की एबिलिटी को यूज करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि जैसे ही लगातार डिफेंस आएगा हमारे सामने, वैसे हमें इसको यूज करना है, वो भी टाइम टू टाइम, कि ओपोनेंट का डिफेंस उड़ा देगा इतनी देर में हमारे सारी की सारी आर्मी को। और यहाँ यूज करता हूँ मैं अपनी किंग की एबिलिटी का, क्योंकि लो पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारी स्पाइकी बॉल ने सारे के सारे डिफेंस को उड़ा दिया है, तो यहाँ मुझे लगता है कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ आसानी से हमने ले लिया है 3 स्टार्स। जैसे अगर आपने गौर फरमाया हो कि सारी की सारी मेजर बिल्डिंग्स थी वो हमारे किंग ने आसानी से उड़ा दी, और हमारे ट्रूप्स के लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि बचे हुए हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रो टाइटन, और पड़ी हुई है सारे के सारे रूट राइडर्स भी। तो मुझे लगता है आर्मी में सिर्फ डिस्ट्रॉय हमारी वल्करीज, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, और आने वाली वॉर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा हमारे लिए। तो आई होप आपको आज की नई स्ट्रेटेजी बहुत ही पसंद आई होगी, और एंड आई होप कि आपको CWL का सत्र भी बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियोस, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा, बस बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। उस लाल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं लगातार लेकर आ रहा हूं आपके लिए नई से नई वीडियोस और नई से नई स्ट्रेटजीज भी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बस खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। जय हिंद दोस्तों।